हेलो दोस्तों, एसपीवी स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, संविधान से संबंधित एक कार्यपालिका से संबंधित वीडियो है। और इससे पहले हम डाल चुके हैं डाल चुके हैं आपको इसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का वीडियो, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा। आगे का जितने भी हैं आपका संविधान का जितने ही वीडियो हैं अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हम बताएं कार्यपालिका के अंग कौन होते हैं, विधायिका के अंग कौन होते हैं, न्यायपालिका के अंग कौन होते हैं। तो आपको एक कार्यपालिका का एक पार्ट है जो राष्ट्रपति हैं, पहला जो नागरिक कहलाते हैं भारत को। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से फंसा है कि किसे भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है या कहा जाता है। तो संविधान में जिक्र है कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, और इन्हीं से संबंधित आज हम देखेंगे। और एक थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, अगर एक वीडियो बनाए तो बहुत लंबा खिंचा जाएगा, इसलिए इसको दो पार्ट में आप लोग को हम बताएंगे। तो आज हम लोग राष्ट्रपति देखेंगे। तो राष्ट्रपति क्या होते हैं? राष्ट्रपति आपका भारत में सबसे श्रेष्ठ पद है, और एक संविधान में इनका जिक्र है और अनुच्छेद 52 में जिक्र है। और इनको कहा जाता है कि संविधान के तहत प्रथम नागरिक माना जाता है। इनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, और संघ का कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति को ही माना जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछता है आपको कि संघ के प्रमुख किन्हें माना जाता है? तो राष्ट्रपति के। अगर यही क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करे, घुमाए, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि भारत के संघ के कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं। वास्तविक हेड अगर पूछे तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, और वास्तविक हेड पूछे तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और सिर्फ प्रमुख पूछे कि कार्यपालिका के प्रमुख कौन है, संघ के कार्यपालिका के प्रमुख कौन है, तो उसमें आपको राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो आइए इन्हीं को डिटेल में देखते हैं और समझिएगा। तो कहता है कि राष्ट्रपति, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन यहाँ फंसा देगा कि राष्ट्रपति को एक यहाँ से इनसे संबंधित क्वेश्चन देगा कि यह राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन आपको बनता है एग्जाम में, चाहे कोई एग्जाम देख लीजिए, बिहार दरोगा, बीपीएससी या एसएससी जीडी, तो जितने भी एग्जाम है कम्पिटेटिव, उसमें अगर क्वेश्चन आता है तो भाग पूछता है कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो आपको राष्ट्रपति हो जाएंगे। और भारत के राष्ट्रपति का पद का जिक्र आपको अनुच्छेद 52 में मिलता है। यहाँ पे पद की चर्चा की गई है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में एक राष्ट्रपति होंगे, जिसका विवरण आपको अनुच्छेद 52 में मिलता है। तो एक क्वेश्चन आपको सीधा पूछ देता है कि राष्ट्रपति का पद कितने अनुच्छेद में वर्णन है, अनुच्छेद 52 में किसका वर्णन है। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं कार्य एवं शक्ति। कार्य एवं, इनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं और बहुत तरह के हैं, इसलिए इसको एक नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें भी बता देंगे। यहाँ पे डिटेल नहीं बता सकते हैं क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कार्यपालिका के कार्य एवं शक्ति अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि इनके पास जो कार्य हैं और शक्तियाँ हैं उसके बारे में डिटेल दिया गया है। तो ये हम अभी बताए थे कि आपको अगर पूछे कि संघ के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होंगे, संघ के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होंगे, तो यहाँ आप राष्ट्रपति आंसर दे सकते हैं, राष्ट्रपति। और यही क्वेश्चन अगर घुमा दे या कंप्लीटेड करना हो तो थोड़ा टफ बनाने के लिए आप पूछ देगा कि संघ के, यानी भारत के संघ के कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख पूछ देगा। वास्तविक प्रमुख तो आपको देश में प्रधानमंत्री हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको प्रमुख शक्ति तो इनके पास है, बट प्रधानमंत्री की सहायता से, मंत्रिपरिषद की सहायता से अपने कार्यों करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वास्तविक रूप में कोई कार्य कर रहा है तो वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री हो जाएंगे, और अगर सिर्फ प्रमुख पूछे तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। क्वेश्चन फंसाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे चलते हैं 54 में। 54 में इनका है निर्वाचन। में है इनका निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कैसा होगा, कौन कौन उसमें भाग लेंगे, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो इनके निर्वाचन मंडल में मुख्य रूप से निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग ले सकते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे।
और ये क्वेश्चन बहुत फंसाता है और यहाँ बहुत लोग कम समझते हैं, क्योंकि विधान परिषद और विधानसभा में कहीं कहीं कन्फ्यूजन रहता है और गलत क्वेश्चन कर देते हैं वहाँ पे। तो इसमें निर्वाचक मंडल में आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधानसभा के जितने भी हैं सबका निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको निर्वाचित सदस्य याद रखना है, न कि मनोनीत सदस्य। यही क्वेश्चन आपको फंसाता है, पूछता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो लोकसभा निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जहाँ विधानसभा है, और लेकिन अभी छः राज्यों में विधान परिषद है, और विधान परिषद के बारे में बात कर लेंगे। दिल्ली और पुडुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, ये क्वेश्चन आपको पूछता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, या पूरे राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन कौन सा विधान केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य शामिल होंगे। तो आपको दिल्ली और पुडुचेरी याद रखना है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत लोग समझ लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश यहाँ विधानसभा नहीं होगा, सिर्फ विधान परिषद ही होगा। तो ऐसा नहीं है, निर्वाचित सदस्य सभी जगह के। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, जितने भी राज्य में विधानसभा है, चूँकि अभी 28 राज्य है, 28 राज्य विधानसभा है और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने भी ये सब जो विधानसभाएं हैं वहाँ के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल इसमें होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पता है कौन शामिल नहीं होते हैं, तो आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तो ये आपको विधानसभा है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, न कि मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होंगे, मनोनीत सदस्य आपको नहीं शामिल होंगे। और कौन नहीं शामिल होंगे? विधान परिषद, जहाँ जहाँ विधान परिषद है, मान लीजिए वर्तमान में 6 स्टेट में विधान परिषद है, तो यहाँ के सदस्य शामिल नहीं होंगे विधान परिषद। क्योंकि नहीं शामिल होने का रीजन होता है कि यहाँ पे जो है आपका जो वोट का अंतर होता है बहुत डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि 6 ही राज्यों में विधानसभा और 28 राज्य में विधान परिषद आपको 6 राज्य में है और विधानसभा आपको 28 राज्य में है। तो कहीं ना कहीं आपको तो 22 राज्यों का तो हानि हो जाएगा ना इसमें, क्योंकि यहाँ पे विधान परिषद है 6 राज्यों में, इसको फायदा हो जाएगा। और 22 राज्य के पास विधान परिषद नहीं तो घाटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक इस्तेमाल होता है कि एकल समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत राष्ट्रपति चुनाव होता है, तो यहाँ पे सटीक नहीं बैठेगा। तो याद रखिएगा, निर्वाचन मंडल में 54 निर्वाचन मंडल लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के, जिसमें साथ में दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, उसका भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें जो निर्वाचन जो इलेक्शन द्वारा जाते हैं, जो जनता द्वारा चुन के जाते हैं, वो यहाँ पे आपको वोट देंगे, निर्वाचन मंडल में शामिल रहेंगे। और कौन शामिल नहीं रहेंगे? तो मनोनीत सदस्य शामिल नहीं रहेंगे। मनोनीत सदस्य कहीं भी मिल जाए वो शामिल नहीं रहेंगे। मनोनीत सदस्य आपको कहीं नहीं शामिल होंगे, आप विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे। तो लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा सभी राज्यों के तथा दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, उसको क्वेश्चन फंसाने के बोला कि किस केंद्र शासित प्रदेश का विधानसभा का निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। तो दिल्ली निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55। तो इनका निर्वाचन की रीति क्या है, कौन कौन शामिल होते हैं और किस तरह से इनका चुनाव होता है। तो एक इसमें
होता है आपको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत इनका चुनाव होता है। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये आपको क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस तरह का प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। तो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ देखिए कि एक संघ स्तर पे संसद है और इस देश में दो तरह की सरकार है, एक संघ सरकार है और एक राज्य सरकार है। तो हम जानते हैं कि संसद में टोटल सदस्य की अगर बात करें तो आपको 776 हो जाएंगे, राज्यसभा और लोकसभा से मिला करके, क्योंकि राज्यसभा में 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और लोकसभा में 533 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो जोड़ने के बाद आपको आ जाएगा 776। अगर टोटल विधायक की बात करें, भारत में टोटल विधायक कितने हैं, तो टोटल विधायक आपको हो जाएंगे 4120। तो इसको किस तरह से समान रखा जाए, किस तरह से बराबर किया जाए कि सभी को, अगर देखें कि अगर यहाँ इनको दिया जाए मौका बराबर, इनको मौका दिया जाए बराबर, तो कहीं ना कहीं ये तो कम हो जाएंगे और ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 776 और 4120 को किस तरह से मतलब बराबर किया गया, आइए उसको देखते हैं। ये भी याद रखिएगा क्वेश्चन आपको पूछता है कि टोटल निर्वाचित सदस्य संख्या लोकसभा में कितना है, तो 533 हो जाएगा। और टोटल आपको पूछेगा कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो 533 हो जाएगा। राज्यसभा में निर्वाचित सांसदों की संख्या तो 233 हो जाएगा। ये आपको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें होता है कि विधायक का मत होता है और एक सांसदों का मत होता है, क्योंकि यही लोग तो जाते हैं निर्वाचन करने। अप्रत्यक्ष होता नहीं, अप्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत इनका होता है अप्रत्यक्ष प्रणाली, साथ ही साथ गुप्त मतदान। तो आपको 2 क्वेश्चन फंसाता है। गुप्त मतदान ऐसे तो पहले से फिक्स रहता है कि कौन पार्टी के कौन से उम्मीदवार होंगे और जीत भी तय होती है। तो एक गुप्त मतदान होता है और एक अप्रत्यक्ष प्रणाली होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको ऑनलाइन में देखने को मिलेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत क्वेश्चन इस देखने को मिलेगा। तो हम इसमें देखेंगे कि एक विधायक के मत मूल बराबर हो जाएगा उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य। और इसमें एक बहुत बड़ा राज्य की कुल जनसंख्या बहुत अगर ज़्यादा है, मान लीजिए कि किसी राज्य की जनसंख्या 10 लाख है और वहाँ विधायकों की उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या मान लीजिए आपको 100 ही आता है, तो काटने के बाद बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाता है। इसलिए इसको छोटा करने के लिए इसमें 100 से भागा दिया गया, 1000 से भागा दिया गया। तो भागे 1000 या गुने 1/1000 आप लिख सकते हैं, तो कटकर छोटा हो जाएगा। तो ये आपको एक विधायक का मत मूल हो गया। ये आपको पूछता है कहीं अगर टफ बनाया क्वेश्चन तो पूछेगा कि एक विधायक के मत मूल बराबर क्या होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो एक विधायक का मत मूल बराबर होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भागा 100। अब पूछता है कि एक सांसद का मत बराबर क्या होता है। एक सांसद के मत मूल बराबर क्या होता है, तो इसमें आपको होता है कि एक विधायक के
मत मूल, एक विधायक के मत मूल बटे कुल निर्वाचित सांसद सदस्य। सांसद सदस्य कुल निर्वाचित, तो आप देख सकते हैं कि एक सांसद के मत मूल बराबर क्या हो जाएगा, इसमें गुना भाग कुछ नहीं करना है। एक सांसद के मत मूल बराबर हो जाएगा एक विधायक के मत मूल बराबर, सॉरी, एक विधायक के मत मूल बटे कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या। तो निर्वाचित आप याद रखें, कहीं मनोनीत नहीं होगा, निर्वाचित हर एक जगह होगा। तो इस प्रकार से हम देखें समान अनुपातिक पद्धति प्रणाली के लिए एक जैसे अगर ये मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं तो दोनों इक्वल हो जाता है। मानी कि यहाँ पे आप देखें कि लोकसभा में 533 है, राज्यसभा में आपका 233 है, टोटल हो जाएगा 776 हो जाएगा सांसद। और देखें कि कुल विधायक भारत में 4120 है। तो अगर इस मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं तो आपको लगभग ये बराबर हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाता है, टोटल 10 लाख के अप्रोक्स आता है। तो इस प्रकार से हमने निर्वाचन रीति देखा। इसमें और एक पूछता है कि एकल हस्तांतरित मत प्रणाली, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कहता है कि एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। इसके मतलब है कि एकल माने एक, हस्तांतरण माने मत को देना, ये मत प्रणाली। तो इस प्रकार से निर्वाचन विधि को देखा। आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद 56। तो इसमें देखा चार तरह के यहाँ क्वेश्चन देखें। एक विधायक के मत मूल हम निकालना सीखे इसमें, और फिर देखिए की रीति में क्या होता है, तो समान अनुपातिक पद्धति प्रणाली, और इसी में इस्तेमाल होता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, और इसी में इस्तेमाल होता है गुप्त मतदान, इसी में इस्तेमाल होता है प्रत्यक्ष मतदान, क्योंकि जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। एक विधायक द्वारा अपने जितने विधानसभा के जनसंख्या होता है उसके बदले में एक विधायक वहाँ जाकर मत करते हैं। तो इस प्रकार से हमने निर्वाचन रीति समझा। आइए आगे देखते हैं 56 पदावधि टाइम ऑफ पीरियड। सॉरी दोस्त, गलत लिखा गया है। पदावधि का क्या होना चाहिए, टाइम पीरियड क्या होगा, तो जब ये जिस दिन आपका होता है इनका शपथ ग्रहण के दिन से 5 साल तक ये अपने पद पे रहते हैं और कोई महाभियोग नहीं लगता है। तो शपथ ग्रहण के दिन से, जिस दिन ओथ सेरेमनी होता है, शपथ ग्रहण होता है अनुच्छेद 56 के तहत, आपको यही क्वेश्चन पूछेगा कि अनुच्छेद 56 में क्या है, या पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि का विवरण कहाँ मिलता है। तो पदावधि के विवरण आपको 56 मिलता है। इसमें शपथ ग्रहण के दिन से 5 साल तक, अगर बीच में बीमार पड़ जाते हैं या बीच में इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश कहीं चले जाते हैं, तो इनके जगह पे उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। और इसमें एक और फंसाता है कि शपथ ग्रहण किसके समक्ष लेते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। अगर त्याग पत्र देना हो, त्याग पत्र तो उपराष्ट्रपति को देंगे। आपको क्वेश्चन बार फंसाता है कि जब राष्ट्रपति त्याग पत्र देंगे तो किनको देंगे, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे।
तो इस प्रकार से आज हमने 52 देखा, 53 देखा, 54 देखा, 55 देखा, 56 देखा। तो आइए का रिवीजन करते हैं। 52 एक पद है कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे। संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णन किया गया है कि कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में एक राष्ट्रपति होंगे जिनका अनुच्छेद 52 में वर्णन मिलता है और इनका पद है अनुच्छेद 52 का। 53 में कार्य शक्ति का विवरण किया गया है कि कार्य शक्ति किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये आगे वीडियो में देख लेंगे। 54 में निर्वाचन कहा गया, निर्वाचन में प्रमुख भाग लेंगे। निर्वाचन में भाग लेंगे आपको लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और जहाँ जिसके अंदर शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभाएं हैं, वहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन एक देगा कि विधान परिषद के मनोनीत सदस्य, ये गलती आपका हो जाएगा, या विधान परिषद के सदस्य, ये भी गलती हो जाएगा। तो याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित जो जनता द्वारा चुन के जाते हैं, तो निर्वाचन मंडल में भाग लेंगे। निर्वाचन की रीति हम देखते हैं किस प्रकार एक विधायक का मत का मूल्य क्या होता है और एक सांसद के मत का मूल्य क्या होता है। 56 पदावधि देखें कि शपथ ग्रहण के दिन से 5 साल तक, अगर त्यागपत्र भी देना हो तो बीच में उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। बीमार या मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति की जगह कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आज पार्ट 1 हमने आपको क्लियर किया और इसके बाद भी जो बचा हुआ उसको देख लेंगे राष्ट्रपति से संबंधित। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको बेहतर रूप में समझ में आया होगा। कहीं कहीं हम अक्षर गलत देते, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। और अच्छे से इसको समझिए, पढ़िए, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।